सोचिए, भारत की जो मनुवादी मीडिया है वो आपको जो दिखा रहा है वो सच नहीं है। जब इजराइल एक लाचार और बेबस देश पर हमला कर रहा था जिसका नाम था फिलिस्तीन, जिसके पास कोई आर्मी नहीं है, जिसके पास कोई नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, तो ये कूद कूद कर रिपोर्टिंग कर रहे थे इजराइल जाकर। अब जाए इजराइल। अगर ईरान कमजोर है, इजराइल अभी भी मजबूत है, ईरान बर्बाद हो गया है, तो है आप में हिम्मत तो जाइए ना तेल अवीव, राजधानी इजराइल, जहां के होटलों में रह के आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। सांप सूंघ गया है। तो इनको पता था कि फिलिस्तीन के पास मिसाइल नहीं है, फिलिस्तीन के पास फाइटर प्लेन नहीं है, तो ये इजराइल में बैठ के और रिपोर्टिंग कर रहे थे। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो सटा हुआ देश है और ये लोग कूद कूद कर रिपोर्टिंग कर रहे थे। लेकिन ईरान और इजराइल की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, उसके बाद भी तेल अवीव में बम फट रहे हैं। आज सबसे बड़ी खबर हुई है, दूसरे दौर में ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी तेल अवीव से निकल सकते हैं वो निकल जाए। वहीं 22 अरब देशों की बैठक हुई है। मैं एक एक खबर बताऊंगा डिटेल से, और मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा इसलिए मैंने कमजोर का पक्ष लिया है। चाहे भारत की राजनीति हो, मैं इस देश में शोषित वंचित की बातें बताता हूं, लेकिन भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया हमेशा सत्ता के साथ रहती है, मजबूत के साथ रहती है। जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा था तो वो इजराइल के साथ खड़े थे। ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है तो वो इजराइल के साथ खड़े। मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ईरान का नुकसान तो हजारों टीवी और अखबार बता रहा है, अमेरिका के सारे प्यादे बता रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा हूं जिनकी कोई बात नहीं करता है। तो ये तस्वीरें जो हैं फाइल तस्वीरें हैं, ये खामेनी की तस्वीरें हैं। सोचिए, खामनेई जो है वो ईरान के प्रमुख हैं और ईरान ने चौंका दिया है दुनिया को। उसके पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स के खजाने हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 30 सालों से ईरान मिसाइल का शहर बन गया है, मिसाइल मैन का देश बन गया है। सारे वहां के पहाड़ की कंदराओं में मिसाइल्स रखे हुए हैं। इतने मिसाइल्स हैं कि इजराइल की बर्बादी तय है और वो 2-2 हजार किलोमीटर जाके गिर रहे हैं। 7 लेयर की सुरक्षा के बावजूद। सोचिए, ऐसा नहीं है, 2000 किलोमीटर की दूरी है। बीच में जॉर्डन का एक गद्दार भी है जो अमेरिका का पालतू है, ये दुनिया जानती है। बीच में इराक पड़ता है, सीरिया पड़ता है, जिस पर अमेरिका कब्जा कर चुका है। असद देश छोड़कर भाग चुके हैं, तो इराक पार करना होता है। ईरान और इराक पड़ोसी हैं, तो ईरान को इराक पार करना होता है, उसके बाद सीरिया पार करना होता है, उसके बाद जॉर्डन पार करना होता है, उसके बाद लेबनान पार करना होता है, उसके बाद यमन पार करना होता है, और तब जाकर इजराइल में उसकी मिसाइलें गिर रही है। इसी से आप अंदाजे स्क्रीनशॉट देखिए, लगता है जैसे पटाखे फूट रहे हैं। किसी ने ठीक कहा है, ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल का ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे आलू बम का इस्तेमाल कर रहा हो। अब इजराइल की बेईमानी बता रहे हैं। क्या आपको लगता है, इजराइल खुद कह रहा है कि हमारे 24 लोग मारे गए हैं। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई इससे अलग है। इजराइल इतना बड़ा बर्बाद कभी नहीं हुआ था, इजराइल को इतना ज्यादा नुकसान कभी नहीं हुआ था। तेल अवीव मलबे में तब्दील हो गया है। इजरायली देश छोड़कर यूरोप भाग रहे हैं। इजराइल को पता चल गया है कि इस बार मुकाबला ईरान से है। ईरान की मिसाइलें 2000 किलोमीटर पार करके गिर रही है। तेल अवीव जो है वहां कहर टूट रहा है, और आज जब आप और हम देख रहे हैं खबर, तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। ये देखिए, ईरानी हमलों में इजराइल में 24 लोग की मौत की पुष्टि हुई है, तो सिर्फ एक खबर है। मैं आपको बता दूं कि वो तमाम मोसाद के जो लोग हैं जिनको फांसी की सजा दी जा रही है, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी बीच बताऊंगा कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और ईरान में जो भारतीय रह रहे हैं उनको कहा है कि अपने खर्चे पर आप वहां से निकल जाइए। ईरान ने साफ साफ इजरायलियों को चेता दिया है कि आप तेल अवीव और हाइफा शहर से बाहर रहिए। हाइफा को तो पूरी तरह से जला दिया गया है, वो हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। वहीं अगर इंटरनेशनल बात करें तो कई सारे देश खुलकर 22 अरब देश जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हो गए, इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अफगानिस्तान, जिसके लड़ाके दुनिया भर में फेमस है, जिस पर न तो रूस कब्जा कर पाया, जिस पर न तो अमेरिका कब्जा कर पाया, अफगानिस्तान ने
तालिबान ने कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में आया तो हम ईरान के साथ लड़ेंगे। अमेरिका ने साफ मना कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू को कि हम इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होंगे। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू अलग थलग पड़ गया है। चाइना पहले से, चीन जो है वो ईरान के साथ है, रूस ईरान के साथ है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे सच न बोलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो दुनिया की सच्चाई है। ईरान बिल्कुल मजबूत होकर उभरा है और 30 साल से जो उसने मिसाइल्स बनाए थे उसका असर दिख रहा है। अमेरिका के खिलाफ लगातार गोलबंदी हो रही है। जिस तरह से सनकपन में ट्रंप ने टैरिफ लगाना शुरू किया था, दुनिया का कोई देश नहीं चाहता है कि वो अमेरिका के साथ दिखे। नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से ईरान के साथ है, अफगानिस्तान साथ है, अब तुर्की आने लगा है। अरब लीग के 22 देशों ने ईरान का समर्थन किया है। लेकिन ये सब तब सामने हुआ है जब ईरान ने अपनी हिम्मत दिखाई है। ये सबसे बड़ी बात है। चीन के लगातार कार्गो विमान उतर रहे हैं और तेल अवीव में पटाखा जल रहा है। सोचिए, 7 देशों का बॉर्डर पार करके इजराइल और ईरान की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, तब वहां बमबारी हो रही है, तब मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। इसी बीच F-35 भी मारा गया है। तो नुकसान तो इजराइल को पहली बार इतना हो रहा है। इससे पहले वो इराक से लड़ रहा था, उसने सीरिया पर बमबारी की, लेबनान पर बमबारी की, फिलिस्तीन पर बमबारी की। इसका मतलब है कि अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें, अगर आप अरब लीग की बात करें, मुस्लिम देशों की बात करें, तो ईरान सबसे मजबूत देशों में से एक है। और हाइफा शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। खामनेई ने साफ साफ कहा है कि अब हम इस युद्ध में पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं उन हत्याओं का तो हम बदला लेंगे। अमेरिका डर दिखा रहा है, धौंस दिखा रहा है कि आप इस युद्ध में हार जाएंगे, आप युद्ध रोक दीजिए। अगर ईरान हार ही रहा है तो फिर आप बयान क्यों दे रहे हैं? इसी बीच इजराइल की कोशिश है कि ईरान के लोगों में, आपस में ईरान के लोगों को लड़ा दिया जाए। खामनेई जो वहां का प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि सब आपसी सहमति से, एक आपसी मतभेद भूलकर एक साथ आए और आप अपने देश को बचाएं। इसका मतलब है कि इजराइल की जो फूट डालो वाली नीति है, ये जो यहूदियों की बड़ी नीति है, फूट डालो राज करो, ये मनुवादियों की बड़ी नीति है, फूट डालो राज करो। तो ये कोशिश हुई थी इजराइल के द्वारा, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम है। और स्क्रीनशॉट देखिए, यह इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसने क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ईरान ने अपनी चाल तेज कर दी है और इजराइल उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन क्या वे इस चुनौती का सामना करेंगे? तो ये तमाम बड़ी खबर, ये तस्वीरें देखिए, 22 अरब देशों ने बैठक की है, जिसमें सऊदी अरब का प्रिंस क्राउन भी है। और तो ये तमाम है। सोचिए, अगर ईरान ने वाशिंगटन पर बमबारी की होती, वैज्ञानिक, राजनेता और कमांडरों को मारा होता। सोचिए, एक तो आप सोचिए, आज के समय में आप किसी देश को कहेंगे कि आप हथियार नहीं बनाओ, ये सही है? जब अमेरिका के पास हथियार है, रूस के पास हथियार है, तो फिर ईरान के पास क्यों नहीं हो सकता है? भारत पर भी ऐसे ही दबाव बनाया जा रहा था कि आप परमाणु बम नहीं बना सकते। ये दादागिरी जो है, बड़ा सही कहा है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने, ये जो साम्राज्यवादी गुंडे हैं, इनकी बात नहीं चलेगी। ये सबसे बड़ी खबर है और ईरान को पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध जीत सकता है। ईरान को खुद नहीं पता था कि इस लड़ाई में वो इतना बढ़िया लड़ सकता है, और बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल को खुद नहीं पता था कि उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। इजराइल ने जो हालत फिलिस्तीन का किया था, गजा का किया था, वही हालत अब खुद इजराइल की राजधानी तेल अवीव और हाइफा का हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, नाम लेने में कुछ प्रोनाउंसिएशन की गलतियां हो सकती हैं मुझसे। खामनेई का नाम हो सकता है, उच्चारण में कुछ गलतियां हो। हाइफा को मैंने हाफिया बोला हो, क्योंकि मैं तो फारसी जानता नहीं हूं, तो ये हो सकता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इजरायली सेना ने ईरानी सुप्रीम लीडर की हत्या का प्लान बनाया था, सोचिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, इजराइल प्लान बना रहा था कि खामनेई की हत्या कर दी जाएगी। अब खबर यह आ रही है कि इजराइल पर जो हमला हुआ है, खुद अब इजराइल के तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार किया है कि मेरे घर पर आकर मिसाइल गिरा है, ईरान मुझे मारने की साजिश रच रहा है। यह सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सबसे सुरक्षित जगह पर रह रहे होंगे? उनके घर पर आकर मिसाइल गिरना, और 2000 किलोमीटर की दूरी है। इसका मतलब है
कि ईरान के पास मुकम्मल हथियार है और इससे साफ है कि चीन जो है वो हथियारों की डिलीवरी देने में कोई गलत नहीं कर रहा है। मैं बताऊंगा इसमें भारत का क्या पक्ष है, वो उस पर ही बात करूंगा। टीवी सोचिए, टेलीविजन चैनल पर, ईरान के राष्ट्रीय चैनल पर हमला किया गया था। ये महिला एंकर हैं, ये डरी नहीं, थोड़ा देर के लिए उठी फिर दोबारा आई हैं। वहीं अब जाकर इजराइल ने कहा है कि हम अब इसका बदला इजराइल के टेलीविजन चैनल पर हमला करके लेंगे। तो दोनों तरफ से बड़ी खबर है ये। रूस ने 20 साल तक सुरक्षा देने का वादा किया है। ये महिला ईरान के लिए सबसे मजबूत चेहरा बन गई हैं और ईरान हैज राइट टू डिफीट इटसेल्फ। रसिया पूरी तरह से ईरान के साथ है, चाइना पूरी तरह से ईरान के साथ है और अब सिर्फ पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ईरान पाकिस्तान को बहुत सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन चाइना और रूस उसके साथ है और यही अमेरिका के लिए चिंता का सबब है। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति G7 का समिट छोड़ के अमेरिका चले गए। अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो बीच का क्यों छोड़ा। आज कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बड़ी बैठक होने वाली है न्यूयॉर्क में। G7 का बैठक जो कनाडा में हो रहा है, उस बैठक को छोड़कर ट्रंप जो है वो अमेरिका चले गए हैं। इस तरह से मुश्किल में फंस गया है इजराइल। और ये स्क्रीनशॉट देखिए मिसाइलों का, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये वो मैप के जरिए समझिए, लगभग पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और पूरा का पूरा इजराइल, उसके सारे शहर ईरान के मिसाइल के रिच में है और वहां मिसाइल से ऐसे लग रहा है जैसे दीपावली मनाई जा रही है। ये तस्वीरें स्क्रीनशॉट देखिए जो ईरान न्यूज ने शेयर किया है। ये मिसाइल्स देखिए द मुस्लिम्स ने शेयर किया है। तो आकाश में जैसे ही शाम होती है मिसाइलें चलनी शुरू हो जाती है और G7 के बैठक से ट्रंप बाहर निकल गए हैं। वो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं और कोशिश की जा रही है कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। ईरान के चैनल्स पर इसलिए हमला किया गया है कि वो हमले की तस्वीरें दुनिया को न बता सके। ईरान ने कहा है कि हम भी इजराइल के टेलीविजन चैनल पर हमला करेंगे। इजराइल को जितना नुकसान हुआ है उससे बहुत कम बताया जा रहा है और यहां तो लिख रहे हैं कि इजराइल का पूरा आसमान भगवा रंग में रंग गया है। आग की लपटें घिरी हुई है, आग का तूफान खड़ा हुआ है और जॉर्डन जो है, जॉर्डन का जो किंग है उसकी सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। देखिए नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान ने मेरे बेडरूम पर मिसाइल दागी है, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए अभी तक रूस यूक्रेन के जेलेंस्की को नहीं हरा पाया, उस पर मिसाइल घर पर नहीं दाग पाया, लेकिन ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर मिसाइल दाग दिया। इसका मतलब है कि जो इजराइल मजबूत दिख रहा था उतना मजबूत वो है नहीं। और इस युद्ध में अभी 4 दिन का युद्ध हुआ है और 4 दिन के युद्ध में ईरान ने साबित कर दिया है कि बगैर अमेरिका की मदद से तो इजराइल लड़ ही नहीं सकता है। वहीं अमेरिका को भी लगने लगा है कि वो गलत समय पर उसने गलत युद्ध ठान लिया है। इसका दुनिया पर भी असर पड़ेगा। जल डमरू मध्य मार्ग जो है वो बाधित हो रहा है, दुनिया भर में तेल की कीमत बढ़ेगी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, इन तमाम मिसाइलों से जो है वो कब्जा हो रहा है। वहीं ईरान अपने देश में अब मोसाद के छुपे हुए लोगों को पकड़ना शुरू कर चुका है और ईरान ने कहा है कि तेल अवीव खाली कर दें। इजरायली नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि आप राजधानी से निकल जाइए। वहीं इजराइल ने भी जारी किया कि आप तेहरान से निकल जाइए। तो युद्ध भयानक मोर्चे पर है, ईरान पीछे लौटने वाला नहीं है। ईरान ने इसको इस बार मरो या करो की बात मान ली और उसके पास ताकत है। इजराइल में मिसाइलों की बरसात हो रही है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर मिसाइलें बरसाई है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। और ईरान ने कहा है कि हम इजराइल के चैनल 12 और इजराइल के चैनल 14 को खाली करने को कहा है। और जिस तरह से ईरान के टेलीविजन चैनल पर हमला हुआ था वो उसने हमले की चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि तालिबान ने कह दिया है कि हम अब आपके साथ हैं। और अमेरिका, अगर सब कुछ अच्छा था तो ट्रंप कनाडा से बैठक छोड़ के क्यों चले गए हैं। ईरान से डर या रणनीति। इजराइल के पीएम नेतन्याहू पिछले काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में कूद जाए। अमेरिका ने मना कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि इस बार ईरान से उलझकर इजराइल ने बड़ी गलती कर दी है और पिछले 40-50 सालों से जो इजराइल का मसला था वो शायद इस बार हल हो जाएगा। ईरान के सेना प्रमुख ने कहा है, खामनेई ने कहा है कि हम अगले 30 से 40 साल तक अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना होगा ताकि आगे से इजराइल या अमेरिका हम पर निगाह न डाले। तो ये एक बड़ा मामला है, इससे दुनिया बदल जाएगी।
एशिया में अमेरिका हमेशा से एशिया को अपना फील्ड बताता रहा है। वो यहीं आके युद्ध लड़ता है, यहीं आके बमबारी करता है, अपने सारे हथियारों का टेस्ट करता है इजराइल के बहाने। तो सोचिए, अमेरिका इजराइल के बहाने हथियारों का टेस्ट करता आ रहा था अब तक। इजराइल जो है वो उसका हथियारों का लीडर है, दलाल है। अब यही काम अब रूस ने शुरू कर दिया है और रूस भी अब हथियारों की सप्लाई कर रहा है, चाइना भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो इस पूरे युद्ध में अमेरिका को दोषी माना जाना चाहिए। ट्रंप के आने के बाद से और स्थिति बिगड़ी है और ये तमाम इजराइल पर एयर डिफेंस सिस्टम के खराबी होने की वजह से मिसाइल इजराइल के शहर तेल अवीव में ही क्रैश हो गया है। तो सोचिए, दुनिया को युद्ध में धकेलने की लगातार कोशिश हो रही थी और ट्रंप को माना जाएगा। तो सोचिए, 3-4 बड़े तानाशाह हो गए हैं दुनिया में, जो दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ ले जा रहे हैं। पहला नाम बेंजामिन नेतन्याहू। ये शख्स ने पिछले 4 साल से एशिया को बर्बाद करके रखा हुआ है। पहले इसने फिलिस्तीन पर हमला किया, फिर इसने लेबनान पर हमला किया, फिर इसने बीच में हमला किया, आपको बता दें कि यमन पर, फिर इसने ईरान पर हमला किया। दूसरा सबसे बड़ा तानाशाह ट्रंप है। ये खुद हमला नहीं करता है लेकिन हमला करवाता है। दुनिया भर को टैरिफ की धमकियां देता रहता है। अभी जापान से इसने टैरिफ का समझौता खत्म कर लिया। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका और यूरोप की भूमिका है। तो सोचिए, एशिया को अमेरिका ने मजाक बनाने की कोशिश की। अब एशिया के लोग समझ रहे हैं और सोचिए, एशिया में तभी शांति आएगी जब इजराइल, जो अमेरिका का पिट्ठू है और हथियारों का सप्लायर है, ये इस बार नक्शे से लगता है जैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम देशों ने ठान लिया है। अगर आप बात करेंगे एशिया की, तो एशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम देश हैं, उसके बाद बुद्धिस्ट कंट्री है, उसके बाद भारत है। भारत में सभी धर्मों के लोग हैं। भारत को आप सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं कह सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम देश नहीं कह सकते हैं, सिर्फ हिंदू देश नहीं कह सकते हैं। यहाँ बुद्धिस्ट भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। इसलिए हमारी ताकत है, सर्वधर्म संभाव है दुनिया की नजर में। और भारत में इसलिए हम लोग कह रहे हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। यही भारत की ताकत है और इसलिए भारत पर कोई नजर उठा के नहीं देख सकता है, क्योंकि भारत की छवि रही है, भारत बुद्ध की धरती है। भारत जो है, भारत की जो विदेश नीति रही है वो हमेशा से ईमानदार विदेश नीति रही है, कमजोर के पक्ष में खड़े होने की विदेश नीति रही है। और इसलिए भारत की दुनिया भर में साख है और भारत की सेना की साख पूरी दुनिया में है। शांति सेना के तौर पे पहली प्राथमिकता भारत को दी जाती है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कोई भी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। तुर्की ने थोड़ी बहुत गलतफहमी पाल ली थी, वो भी पीछे हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं भारत की साख अलग है और भारत में अमेरिका बीच बीच में, आप सोचिए, ट्रंप लगातार कह रहा है कि हमने सीज फायर करवाया था। तो इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर है और इस युद्ध की शुरुआत खुद नेतन्याहू ने की है। उन्होंने ईरान के वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार अली शामखानी की हत्या कर एक सुनियोजित हमला किया। ईरान में जो लोग मारे गए थे वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि वो सारे के सारे जो लोग हैं वो मोसाद के एजेंट थे और ईरान के में घुसकर ईरान पर हमला किया था। और ईरान इसको अंत तक पहुंचाना चाहता है। ईरान की कोशिश है कि हमारे लोग मारे गए और हम पीछे नहीं हट सकते हैं। और ये कुछ मिसाइलें देखिए, ये तमाम मिसाइल है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि मिसाइल्स ईरान के पास है। अब लगभग ईरान को पता था कि एक समय ऐसा आएगा। पिछले 30 साल से तमाम तकलीफों को झेलते हुए ईरान ने इतने मिसाइल्स बनाए हैं, जिसमें सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर कोई आपको बता रहा है कि ईरान कमजोर है तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अगर ईरान कमजोर होता तो वो हमला नहीं कर पाता। क्योंकि ईरान इजराइल का पड़ोसी देश नहीं है, 2000 किलोमीटर की दूरी है, उसके बाद भी वो लगातार हमला कर रहा है। तो ये तो साफ है कि इजराइल अपने घुटनों पर है। अगर इजराइल घुटनों पर नहीं होता तो G7 की समिट छोड़कर ट्रंप न्यूयॉर्क नहीं जाते। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क जा रहे हैं, उनसे गलती हो गई है। उनको पता चल गया है कि ईरान पर हमला ने अमेरिका और इजराइल का पूरा खेल बदल दिया है। अब पहली बार सारे मुस्लिम देश, अरब लीग के देश जो है वो एकजुट हो रहे हैं। उनको लगता है ईरान ने जिस तरह की मजबूती दिखाई है, ईरान ने जिस तरह का ताकत दिखाई है, उसके बाद मुस्लिम देशों में हौसला बढ़ा है और उनको लगता है कि वो अब अमेरिका का खिलौना नहीं बने रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और ईरान ने साबित कर दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के भतीजे ने पूछा है, एक बड़ा सवाल पूछा है सरकार से, जो बड़ा लाजमी है आपसे शेयर करना। पहलगाम आतंकी हमले को 55 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन सरकार ने बॉर्डर सेफ्टी, इंटेलिजेंस, विदेश नीति, मीडिया और जुडिशियरी के सवालों पर जवाब नहीं दिया।
विपक्ष, मीडिया और जुडिशरी ने भी इन सवालों को नहीं उठाया। यह हमला नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी चूक है और उसने कहा है कि जब सिक्योरिटी लैप्स थी तो फिर नेशनल सिक्योरिटी को बड़ी चूक का जिम्मेदार माना है और उनको एक्सटेंशन क्यों दिया गया। तो अभिषेक बनर्जी जो है ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं। 2020 सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका घुटनों पर है, इजराइल घुटनों पर है और वो दोनों अब आपस में मीटिंग कर रहे हैं और ईरान का दुनिया भर में समर्थन बढ़ रहा है। अफगानिस्तान हो, नॉर्थ कोरिया हो, तुर्की हो, 22 मुस्लिम लीग हो, रूस हो और चाइना हो, इन सब लोगों ने खुलकर ईरान की मदद शुरू करनी है। और भारत की विदेश नीति हमेशा से ईरान एक मित्र राष्ट्र रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। भारत की कोशिश है कि वो शांति बरते वहां और दोनों देशों से भारत कह रहा है कि आप शांति बरतिए। भारत के हित हैं कि ये युद्ध रुक जाए और भारत इसीलिए जो विदेश नीति है भारत की उससे बहुत ज़्यादा आप असहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन भारत की हमेशा से नीति रही है कि युद्ध न हो और कमजोर के साथ खड़ा रहा जाए। फिलहाल ईरान ने जिस तरह की ताकत दिखाई है उससे घुटने पर है और अगर इजराइल जीत रहा होता तो ट्रंप जी समिट छोड़ के नहीं जाते, नेतन्याहू अभी हुंकार भर रहा होता। लेकिन पहली बार 2000 किलोमीटर दूर ईरान ने जिस तरह से मिसाइल दागे, इसका मतलब है कि ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। भारत की मनु मीडिया जो भारत के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ खबर चलाते हैं, उसी तरह से भारत की मनु मीडिया इस देश में मुसलमानों के खिलाफ खबर चलाते हैं। तो भारत की मनु मीडिया जो है वो हमेशा ट्रंप के साथ, इजराइल के साथ रहा है और उसके प्रोपेगेंडा को भी ये आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें नैतिक पक्ष नहीं है। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तमाम जो गोरों की मीडिया है वो भी कह रही है कि मजबूती से लड़ रहा है। हम आपको पूरी फैक्ट बता रहे थे। ईरान के प्रति समर्थन बढ़ा है, इजराइल और अमेरिका अब अलग थलग पड़ रहा है और पावर की धुरी 3 हो गई है। अब चीन, रूस, अमेरिका, एक तरफ अमेरिका है, यूरोप है, दूसरी तरफ चीन और रूस है। देर सवेर ये युद्ध समाप्त तो होगा ही, लेकिन एक बात तय है कि इजराइल इस बार उस तरह से नहीं जीत पाएगा, इजराइल का नक्शा उस तरह से नहीं रह पाएगा जो अब तक था। अब तक इजराइल कमजोर देशों पर हमला कर रहा था जिनके पास एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल नहीं थे। अब उसका पहली बार सामना ईरान से पड़ा है और ईरान के पीछे रूस और चीन खड़ा है, सारे मुस्लिम लीग खड़े हैं और उसकी अपनी ताकत है। मैं इसलिए भारत के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं, अगर आप एक मजबूत भारत चाहते हैं तो आप गोबर भक्ति से निकलिए। भारत के लिए वही सरकार अच्छा है जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एआई, विज्ञान पर काम करे। अब वही देश सुरक्षित रहेगा जिसके पास आधुनिक फाइटर प्लेन अपने होंगे। वही देश आगे बढ़ेगा जिसके पास ड्रोन होंगे, फाइटर प्लेन होंगे, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगे और जहां ज्ञान विज्ञान होगा, रोबोट होगा, ड्रोन होगा। ये बात अब साबित हो चुका है। इसलिए गोबर भक्तों से सावधान रहिए और जो तकनीक और विज्ञान की बात करे उसकी तरफ चलिए। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। ये युद्ध ने सिखा दिया है। इजराइल जो अब तक बादशाह बन रहा था वो अमेरिका के दम पर और हथियारों के दम पर, लेकिन ईरान ने अंदर ही अंदर इतने हथियार, मिसाइल्स बना लिए हैं कि वो इजराइल पर भारी पड़ रहा है और अमेरिका अब खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होगा ऐसा दिख नहीं रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।